देखिए यहाँ पे है, देखिए एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे 2.17 हमारे पास एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, आप अपनी बुक में निकाल सकते हैं। ओके, क्या है इस न्यूमेरिकल में, लेट अस सी। देखिए बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। जो वाटर का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, प्योर के लिए ऊपर नोट लगा देते हैं, वाटर है जो कि सोलवेंट है उसके लिए 1 लगा देते हैं, इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल है। देन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन इट। सॉल्यूट का सॉरी जो 1 मोलल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी, आपने पी सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है। बेटा पी सॉल्यूशन को हम P1 के तौर पे भी लिख सकते हैं, P1 या P सॉल्यूशन एक ही बात होती है। पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, मोलैलिटी बेटा जी आपको दी हुई है, मतलब स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है, दैट इज अ 1 मोलल। अब अगर मैं देखूं व्हाट टू डू, आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात हो रही है, मतलब रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो फिर हम यहाँ पे रोल्ट लॉ लिखेंगे, क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ for a solution containing non-volatile solute। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई बता सकता है इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या है इस सर P01 माइनस PS वेरी गुड, P01 माइनस PS अपॉन में P01 वेरी गुड, बहुत अच्छे, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 2 का। वेरी गुड, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2। बहुत अच्छे बेटा जी। तो बेटा जी यहाँ पे अगर मैं x2 को हटाऊं तो मेरे को पता है क्या लिख सकता हूँ, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो ये N2 की वैल्यू है डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू N1 जो है वो बहुत ही कम होती है, इस वजह से n को हम निगलेक्ट कर सकते हैं हेयर। एक मिनट, लेट मी चेंज हेयर, जस्ट मिनट। N2 इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू N1। ठीक है, तो इस वजह से
neglecting N2 with respect to N1, ठीक है। तो निगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वी विल गेट हेयर P01 माइनस PS इज डिवाइडेड बाय P01, तो ये आएगा N2 डिवाइडेड बाय N1। अब N1 और N2 को हटा के हमें पता ही है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, तो हम नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वो वाला अप्लाई कर देंगे। तो N2 को हटा के लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2 और नीचे डिनोमिनेटर में W1 डिवाइडेड बाय M1। बेटा ये डिस्टरबेंस आपको ज्यादा तो नहीं हो रही, जो पीछे आवाजें आ रही हैं, या ठीक है? ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में अब मैं बाहर वाले रूम में बैठा हूं ना, तो वहां पे आवाजें बहुत ज्यादा आती हैं। तो W2 डिवाइडेड बाय M2 है, और इसको अगर लेंगे तो रिवर्स ले लेंगे। वैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं, बट बेटा जी मेरे को पता है पहले से कि N2 को लिखने की जरूरत नहीं है, N2 की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली दी हुई है, तो मैं एक बार N2 को N2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मेरे को पता है N2 की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो मैं N2 की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, N2 तो है ही, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब W1 तो नीचे ही रह जाएगा और M1 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो लेट अस सी, अब हम देखते हैं ऊपर हमारे पास ये डेटा जो चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा है, वो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। जरा ध्यान से देखिए, आपको चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, मैं एक बार इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे क्या फॉर्मूला बेटा हमने ड्राइव किया है, हमने ड्राइव किया है P01 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M1। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सामने आपको शो कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे ना तो N2 दिया हुआ है, ना ही W1 दिया हुआ है, और ना ही M1 दिया हुआ है। बट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को मोलालिटी दी हुई है। मोलालिटी देने का मतलब ये है कि 1 मोलर मतलब 1 मोल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम वाटर। मतलब ये है कि अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा लाइन लगा के आपको इसको मोलालिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, लेट मान लें कि अगर सोलवेंट का कंटेंट जो है वो 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम है, ठीक है, देन जो N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू जो है वो 1 है। ये 1 मोलालिटी से ये इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि 1 मोलर मोलालिटी का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको वाटर का मोलर मास पता ही होता है, वाटर का मोलर मास जो है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ये सारा डेटा जो है शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, N2 को हटा के मैं 1 पुट कर दूंगा, W1 को हटा के मैं 1000 पुट कर दूंगा, और जो ये वाला है इसको मैं 18 लिख दूंगा, और फिर P01 की वैल्यू जो है दैट इज गिवन टू यू, तो ये मैं P01 की वैल्यू भी
लिख सकता हूं, बट मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा इसको, जो ये P01 डिनोमिनेटर में है, इसको सेपरेट डिनोमिनेटर प्रोवाइड कर देता हूं। मतलब जो नीचे वाला P01 है, इस P01 को पहले P01 के नीचे लिख दूंगा, फिर इस P01 को मैं PS के नीचे लिख दूंगा। तो इसको जब सेपरेट डिनोमिनेटर प्रोवाइड करूंगा तो लेट अस सी क्या आएगा। यू कैन सी क्या आएगा बेटा, 1 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 0.018, ठीक है। तो ये 1 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका है P01 को हम इस साइड ले जाएंगे और उसको हम उस साइड ले जाएंगे, ये इनका दोनों का प्लेस चेंज कर देंगे तो साइन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा 1 माइनस 0.018 इज इक्वल टू PS डिवाइडेड बाय P01। एक मिनट, P01। अब मैं फिर दोबारा से जो ये पूरा है, ये पूरी टर्म को उठा के इक्वल से पहले ले जाऊंगा और इसको सॉल्व करके बाद में करते हैं ये चीज, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, स्टेप बढ़ जाएंगे नो डाउट। आपको पता है बेटा, अगर किसी डेसिमल को 1 में से माइनस करना हो तो क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को 10 बनाते हैं और बाकी सबको 9 बनाते हैं, यही है टेक्निक। अब इसको हमने 1 में से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 0.018, इसको 1 में से माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को 10 बना देंगे, बाकी सबको 9 बनाएंगे। 8, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 को 10 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2, बाकी सारे डिजिट 9 बनाएंगे, इसको 9 बनाने के लिए कितना चाहिए, 8, इसको 9 बनाने के लिए कितना चाहिए, 9, डेसिमल का डेसिमल, और ये 0 आ जाएगा आपका दिस। ये बेटा एक ट्रिक है विच इज यूज टू सब्ट्रैक्ट एनी डेसिमल नंबर फ्रॉम द 1। चलिए, तो ये PS डिवाइडेड बाय P01 आ जाएगा। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूंगा। तो अब इसको पूरे को उठा के मैं इक्वल से पहले लिख लेता हूं और वो इक्वल के बाद लिख देता हूं, दोनों को आपस में चेंज कर दूंगा पोजीशन। तो जब पोजीशन चेंज करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, इट विल बी PS डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू 0.982 और PS जो है दैट इज 0.982 P01। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू आपको दी हुई है 12.3 किलो पास्कल। तो 0.982 इंटू 12.3 इंटू 12.3 किलो पास्कल, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये जो किलो पास्कल में आपका आंसर आ जाएगा। If you have any doubt anywhere, then you can clear your doubt. आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बेटा जी। सर मोलल वाला दोबारा समझा दीजिए। हाँ बेटा जी, सुन लीजिए आप, थोड़ा सा बेटा आपके लिए ये कंसेप्ट न्यू है, ठीक है। तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे मोलल वाले कंसेप्ट में। देखिए यहाँ पे बेटा मोलैलिटी जो है वो 1 मोलल दी हुई है। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। मतलब ये है कि जो मोलैलिटी की वैल्यू होती है, जो मोलैलिटी की वैल्यू होती है वो N2 की वैल्यू होती है। अगर सोलवेंट 1 kg हो
तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोलवेंट की वैल्यू 1 kg ले ली, मतलब 1000 ग्राम ले ली, तो N2 की वैल्यू जो है वो मोलैलिटी के इक्वल आ गई, मतलब 1 के इक्वल आ गई। मोलर मास हमें वाटर का पता ही होता है कि 18 ग्राम पर मोल है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगा कि मोलैलिटी से ये दो टर्म्स ही निकालनी है, N2 और W1 ही निकालना है, डायरेक्ट मोलैलिटी को नहीं लेना। आपको फॉर्मूले से पता लगा बेटा, आपको पता है फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट मोलैलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, बट अगर हम इसको देखें यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, इफ यू सी हियर, तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपको चाहिए, और वो मोलैलिटी के इक्वल होता है अगर आपको जो सोलवेंट का कंटेंट 1 kg दिया हो। तो वो हमने मान लिया और फर्दर हमने सॉल्व किया। क्लियर है बात या नहीं बेटा? यस बेटा Yes, जी, sir. ओके। कैन आई प्रोसीड नेक्स्ट बेटा जी? ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे? कैलकुलेशन खुद कर लोगे बेटा? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आप में से कितने स्टूडेंट बेटा साथ साथ नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी पे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सर कर रहे हैं। कर रहे हो ना बेटा? Yes, हाँ, sir. ओके बेटा, साथ साथ करते रहोगे तो हाँ बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम, क्योंकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो नोट्स में नहीं होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अगेन ये एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2.18 है। बेटा आप ये फर्स्ट टाइम जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये कैसे पता लगेगा, कभी क्या कर देते हैं, कभी किस तरीके से कर देते हैं। वो धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जो भी डाउट आएगा आप पूछोगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। फर्स्ट साइट पे कोई भी न्यूमेरिकल एकदम से क्लियर नहीं होता, जब तक उसको आप 2-3 बार नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली आपके माइंड में फीड नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से जैसे क्लास ऑफ होती है तो सभी न्यूमेरिकल को कम से कम 2-2, 3-3 बार आप करके देखिए। एक बार तो जो कॉपी में आपने किया है उसी को देख लीजिए, फिर उसमें से देख देख के कीजिए, फिर कॉपी बंद करके कीजिए, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड फिर आपको अपना डाउट पता लगेगा कि आपको डाउट कहाँ पे है। अभी तो आप वैसे ही हाँ हाँ यस यस करते चले जाओगे, आई नो सबके साथ ऐसा ही होता है बेटा। चलिए 2.18 मैं बात करता हूं 2.18 की। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मास निकालना है, मतलब W2 आपने कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं W2, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। आगे मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, इट इज गिवन दैट मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम पर मोल है, मतलब M2 की वैल्यू जो है दैट इज 40 ग्राम पर मोल। चलिए आगे, विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन द 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। जो 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में डिजोल्व किया गया है, मैंने आपको बार बार ये इंटीमेट किया है कि डिजोल्व्ड इन के जो बाद वाली चीज होती है वो डेफिनेटली सोलवेंट होती है, मतलब ऑक्टेन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सोलवेंट है। और क्योंकि यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है इस वजह से ये मास है, डिजोल्व्ड इन के बाद है, सोलवेंट है, ग्राम है मतलब गिवन मास है, तो ये गिवन मास ऑफ सोलवेंट हो गया। मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है आपको, ये W1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80% इसका वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। 80% वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड टू 80%। ठीक है,
रिड्यूस्ड बाय नहीं है, रिड्यूस टू 80%, मतलब रिड्यूस होके 80% वेपर प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो डेटा गिवन है वो लिखता हूँ। आपको पता है ये W1 है, तो W1 इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल। ऑक्टेन से बेटा मेरे को फॉर्मूला, ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो कार्बन हो गए 8, और एन का मतलब होता है कि ये एल्केन है, मतलब जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब 8 का डबल करेंगे 16 और 2 ज्यादा कर देंगे 18। तो यहाँ अगर मैं रफ वर्क में मोलर मास कैलकुलेट कर लूं तो 12 इंटू 8, ठीक है, सर 114। ओके, 18 इंटू 1। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी, तो 114 ग्राम, सॉरी ऊपर पर मोल नहीं है, ये नीचे है पर मोल, क्योंकि मोलर मास पर मोल में होता है। अब ये वाली लाइन जरा ध्यान से आप रीड कीजिए, लास्ट वाली लाइन क्या reduces its vapor pressure to 80%। 80% उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होके हो जाता है। मतलब ये आपको दे रहा है कि फाइनल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो 80% है प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर के, मतलब P01 के। ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ को हटाएंगे, इनटू लगाएंगे, तो ये चीज आ जाएगी, तो ये PS आ जाएगा। अगर मैं इसको कैंसल आउट करूं और इसको सॉल्व करूं तो 0 से ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आपका ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये जो चीज आ जाएगी PS, और ये P01 इसके नीचे ले जाऊंगा, तो ये P01 इज इक्वल टू 4/5। बट आपको पता है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, क्या, P01 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको मैंने उस फॉर्मेट में चेंज करना है, या आप एक बार इसको जो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए बेटा, इसको करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, वो कैसे, ये वाली टर्म लाने के लिए। दूसरा और भी तरीका है, मैं अगर कहोगे तो वो भी बता दूं, सबट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 में से सब। बेटा जैसे ही मीटिंग ऑफ होगी आपने रीज्वाइन करना है, ठीक है बेटा। तो इसको 1 में से माइनस कर दिया, और जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको भी 1 में से माइनस कर दिया, दोनों को 1 में से माइनस कर दिया। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये P01 और ये P01 माइनस PS आ जाएगा। इसको 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये एक मिनट मेरे को, हाँ ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूंगा तो 5 माइनस 4 देन इट विल बी 1/5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास जो आया है रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर P01 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू 1/5 आया है, ठीक है। बट हमें ये पता है, ये इक्वेशन नंबर मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें रोल्स लॉ से पता है, मैं लिखता हूँ
according to Rolle's law for a solution containing volatile components, containing volatile solute, non-volatile solute, non-volatile solute. उसमें क्या होता है, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2, और ये हमें पता है x2 जो होता है वो n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होता है। n2 को निगलेक्ट कर देंगे तो n2 डिवाइडेड बाय n1। मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस n2 को कैसे निगलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो होता है n2 को हटा के लिखते हैं अब आप कहेंगे सर वहां तो n2 को हटा के n2 ही लिखा था, यहाँ क्यों? यहाँ पे आपको W2 कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से n2 को हटाना ही पड़ेगा। तो W2 ठीक है डिवाइडेड बाय m2, और डिनोमिनेटर में है तो सीधा ही कर दूं बेटा मैं, m1 डिवाइडेड बाय W1, ये सीधा ही लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें वैल्यूज नो डाउट हमें W2 निकालना है। इसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। लेट मी राइट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, W2 इज इक्वल टू, ये जो चीज है नीचे वाली ये रिलेटिव लवरिंग वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब m2 इंटू W1 इंटू रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस ये चीज है, और ये m1 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये नीचे आ गया। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए जरा ध्यान से, 40 दी हुई है। तो m2 की वैल्यू 40 दी हुई है, 40 पुट कर देंगे। W1 सोलवेंट का कंटेंट जो है वो कितना दिया, 144, तो यहाँ पे 114 हाँ आई नो। ठीक है, और ये जो रिलेटिव लवरिंग जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1/5 हम निकाल चुके हैं, तो ये 1/5 लिख दिया। तो अब अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो 114 से 114 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और ये 8, तो W2 की वैल्यू जो है वो 8 ग्राम आ जाएगी। तो ये W2 की वैल्यू आ गई। अब क्लियर है बेटा? अब आपके माइंड में ये होगा कि सर ये जो क्या हमेशा ही निगलेक्ट करना है? बेटा ये जो N2 की वैल्यू जो है N1 के कंपैरिजन में 99% केसेस में आप निगलेक्ट ही करके चलोगे। ठीक है, क्योंकि अगर निगलेक्ट नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इस वजह से हम निगलेक्ट करके ही चलेंगे। ठीक है बेटा, ओकेजनली हम निगलेक्ट नहीं भी करते, बट ऐसे न्यूमेरिकल आप के एग्जाम में नहीं आएंगे। Can I proceed to the next beta ji? If you have any doubt anywhere, you can clear your doubt. सर हाँ बोलिए बेटा। सर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रिड्यूस्ड इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%, हाँ, या फिर अगर बाय लिखा तो हम पूरे का लेंगे ना? हाँ वेरी गुड गर्ल। बेटा बाय का अगर दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, एक रिड्यूस्ड टू टर्म होती है, अगर रिड्यूस्ड बाय है, यहाँ पे रिड्यूस्ड टू दिया हुआ है, इस वजह से टू मतलब हो गया, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80% हो गया, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का 80% हो गया। अब अगर लिखा हुआ है रिड्यूस्ड बाय 80%, इसका मतलब है कि 80% कम हो गया। उस केस में आपको जो दिया हुआ है
पी नॉट 1 माइनस पी एस, ये है जितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 80% कम हो गया, मतलब 80% ऑफ पी नॉट 1। तो उस केस में आपको दिया हुआ है ये चीज, तो पी नॉट 1 माइनस पी एस इज इक्वल टू 80, और परसेंटेज को हटा के नीचे 100 और ऑफ को हटा के इंटू पी नॉट 1 का पी नॉट 1, तो ये पी नॉट 1 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पी नॉट 1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट 1 इज इक्वल टू, ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4/5 आपका आ जाएगा उस केस में। ठीक है बेटा, ये रिड्यूस्ड बाय अगर दिया हो तो है, बाय दिया हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी गुलाब शाह ने पूछी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार एग्जाम में, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए। रिड्यूस्ड टू का मतलब है रिड्यूस हो के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना हो गया, और रिड्यूस्ड बाय मतलब इतना कम हुआ। तो देखिए यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, पी नोट 1 माइनस पी एस इज इक्वल टू 80% ऑफ पी नोट 1। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही जी सर। न्यूमेरिकल जो है वो आगे भी आएंगे, जिसमें रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाय, ये दोनों चीजें आपको दी होंगी। और ये जर्नल सा कंसेप्ट है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में डेफिनेटली 100% ये चीज आपको काम आएगी अगर आपको रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय का डिफरेंस क्लियर हुआ है तो। चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूं बेटा जी। अब एक्सरसाइज का ही एक न्यूमेरिकल है, बट ये 2.19 है। लेट अस सी क्या है ये न्यूमेरिकल 2.19। यहाँ पे कह रहा है a solution containing 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो सीधा सीधा दिया हुआ है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मास दिया हुआ है, मतलब ये आपको W2 की वैल्यू दी हुई है 30 ग्राम। चलिए नेक्स्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in the 90 gram of water। 90 ग्राम ऑफ वाटर में है, मतलब ये वाटर की क्वांटिटी है 90 ग्राम, मतलब ये जो वाटर की क्वांटिटी 90 ग्राम है, मतलब ये जो आपको दिया हुआ W1 है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार इंटरप्शन ना हो। ये लीजिए, 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। अब बेटा ये 2.8 किलो पास्कल है, किलो पास्कल का मतलब प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर है। तो ये वेपर प्रेशर किसका दिया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा था कि वेपर प्रेशर ये जो 2.8 किलो पास्कल दिया हुआ है, हाँ, तो जो बेटा जी अब 2.8 किलो पास्कल का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये एक्चुअल में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। क्योंकि मैंने कहा था ना, जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में लाइन में लिखा होगा कोई भी वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो प्योर का होता है। और जब सॉल्यूट का डिस्कशन करने के बाद जो चीज दी होगी वो सॉल्यूशन की ही होगी। तो 2.8 किलो पास्कल जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल। चलिए आगे देखिए, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, और 18 ग्राम जो है वो वाटर ऐड कर दिया, देन द सॉल्यूशन to added to the solution and the new vapor pressure becomes this, और नया वेपर प्रेशर ये हो गया।
तो देखिए बेटा, जब 18 ग्राम और ऐड कर दिया, पहले केस में बेटा W1 कितना था, इस केस में जो W1 था दैट वाज द 90 ग्राम। ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 के केस में क्या कर रहा है कि W2 तो उतना ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया, 30 ग्राम ही है, और 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, मतलब W1 जो था ऑलरेडी उसमें 18 ग्राम और ऐड कर दिया, तो इट बिकम 108 ग्राम। और जो सॉल्यूशन का प्रेशर जो हो गया वो हो गया 2.9 किलो पास्कल। तो बेटा ये सेकंड सिचुएशन है। तो सेकंड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऊपर डॉट डैश लगा देता हूं, मैं ब्लैक कलर का डैश लगा देता हूं ताकि कोई ज्यादा, हाँ यहाँ पे डैश लगा देता हूं, ये डैश है बेटा जी ऊपर, ये डैश है, ठीक है, सेकंड केस है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, मतलब M2 की वैल्यू आपने निकालनी है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन निकालना है, मतलब P01 जो है वो भी आपने निकालना है। तो लेट अस सी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं पहले केस में लूंगा और फिर दूसरे केस में लूंगा और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन होगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, for a solution containing non-volatile solute, उसमें हमें पता है P01 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01। और बेटा जी मैं जो वो डेरिवेशन है अगर चाहूं तो मैं मन में ही भी कर सकता हूं, जो इज इक्वल टू किसके होता है, इज इक्वल टू x2 होता है, बट मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आप चाहो तो इसको मन में सॉल्व कर सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाय N1, सीधा आप N2 को निगलेक्ट करके चल सकते हो, और फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, W2 डिवाइडेड बाय M2, और ये डिनोमिनेटर में है तो इसका उल्टा हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाय W1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो क्या है ये वैल्यूज, देखिए P01 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो P01 को P01 ही ले लेते हैं, और फिर उसके बाद P सॉल्यूशन की वैल्यू 2.8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय P01। एक मिनट, लेट मी पुट द वैल्यू इन द नेक्स्ट स्टेप। ये लीजिए, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। P01 की वैल्यू निकालनी है, P सॉल्यूशन की वैल्यू 2.8 है डिवाइडेड बाय P01, और ये W2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 30, तो ये 30 दी हुई है, और W1 की वैल्यू कितनी है, वाटर है, और M1 की वैल्यू जो है वाटर है, तो M1 की वैल्यू कितनी होगी, 18 ग्राम होगी, 18 ग्राम पर मोल होगी। चलिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ये वैल्यू 18, और M2 की वैल्यू कितनी निकालनी है, M2 को आप एक बार M2 ही लिखिए, ये लीजिए M2 को M2 पुट कर देते हैं। W1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 ली हुई है, तो ये 90 लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर बेटा जी हमारी 1 बन जाएगी। बेटा सेम बिल्कुल ऐसे का ऐसे हम पैरेलल जो है
सेकंड केस के लिए भी अप्लाई कर देंगे यही सेम चीज। तो जब ये हम अप्लाई करेंगे सेकंड के लिए तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ वही कॉपी कर देना है, ठीक है। तो पी नॉट वन पी एस डैश डिवाइडेड बाय पी नॉट वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं सीधा ये वाला लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा W2 तो वैसे का वैसे ही है, चेंज हुआ नहीं है। तो M2 भी वही का वही है, M2 भी चेंज नहीं हुआ, हाँ M1 भी चेंज नहीं हुआ, हाँ W1 चेंज हो गया, तो W1 को W1 डैश लिख देंगे, ये आपने जस्ट वाटर बाहर से डाला है। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, जब वैल्यू पुट करूंगा तो पी नोट वन की वैल्यू निकालनी है मैंने, पी एस की वैल्यू 2.9 है और पी नोट वन की वैल्यू पी नोट वन है। W2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 ही दी हुई है, सेम है उतनी ही है, और ये 18 ही है उतनी ही है। और M2 की वैल्यू आपने निकालनी है, वो M2 ही है क्योंकि सोल्यूट का नेचर चेंज नहीं हुआ। ये जो है W1 की वैल्यू चेंज हो चुकी है, W1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 108 हो चुकी है, तो ये 108 हमने पुट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड लिख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आप चाहो कर सकते हो। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड। जब ये डिवाइड करेंगे तो जरा ध्यान से, ये जो आपको इक्वल से पहले वाली चीज दिखाई दे रही है अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाई दे रही है, ये वाला जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट के राइट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड से आप डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी नॉट वन माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट वन, ये लीजिए भी, और दिस इज होल डिवाइडेड बाय पी नॉट वन माइनस 2.9 पी नॉट वन, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये वाली जो चीज है, मैंने एक मिनट, ये वाली चीज है यहाँ पे, ये रही, और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ पे नीचे है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। अब राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये आएगा क्या, इट विल बी 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 90 और होल डिवाइडेड बाय 30 इंटू 18 M2 इंटू 108। जब बेटा जी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। एक मिनट, देखिए ये पी नोट वन से पी नोट वन कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और सीधा ही मैं कैंसल आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये M2 से M2 कैंसल आउट हो जाएगा, 30 से ये 30 कैंसल आउट हो जाएगा, 18 से ये 18 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, सॉल्व करके जो आएगा मैं लिख लेता हूं, पी नॉट वन। बेटा ये कैसे काटा मैंने, क्लियर है या इसका एक स्टेप और बनाऊं मैं, जल्दी बताइए आप। सर क्लियर है।
क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो ये 2.8 और डिवाइडेड बाय पी नोट 1 माइनस 2.9, इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये बेटा इसके 90 नीचे बच जाएगा और ये 108 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर हम कैंसल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, ये 9 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये 9 दिस, और ये 9 बन जा और ये 2 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, P नोट 1 माइनस 2.8, ठीक है, और ये P नोट 1 माइनस 2.9 और ये आ जाएगा 12 बाय 10। बेटा इसके बाद अगर क्लास आपकी ओवर हो जा, मीटिंग ओवर हो जाती है बीच में, तो आपने रीज्वाइन करना है, ठीक है, आपने रीज्वाइन करना है, मैं क्लियर कट बता दूं आपको। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाली जो टर्म है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो ये वाली टर्म है नीचे वाली ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू पी नोट 1 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 12 इंटू पी नॉट दिस 2.9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 पी नोट 1 आ जाएगा माइनस 28 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 12 पी नोट 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कोई बता सकता है, या मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, 12 9 जा 108, तो ये 10 आ जाएगा 24 34, मेरे हिसाब से ये आ रहा है। आप एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। बेटा एक बार चेक कर लेना उज्जवल और गुलाब शाह वगैरह, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, पी नोट 1 को एक साइड ले जाएंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे नीचे आपको प्रॉपरली दिखाई दे जाए। तो क्या करेंगे, ये सर सही है। ओके, थैंक यू बेटा। तो ये जो पी नोट 1 है ये मैं इक्वल के बाद ले जाऊंगा, ठीक है, और इसको इक्वल से पहले ले जाऊंगा। तो देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा 34 वाला इक्वल से पहले जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 34.8 माइनस 28 इज इक्वल टू, तो ये 12 पी नोट 1 है माइनस 10 पी नोट 1, ठीक है, नोट है ऊपर और ये 1, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0.8 और ये आई थिंक 6.8 आ जाएगा, और ये जो मैं माइनस करूंगा तो ये पी नोट आ जाएगा 2। तो पी नोट 1 की वैल्यू जो है 6.8 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 3.4। पी नोट 1 की वैल्यू आ गई और ये किलो पास्कल में आ जाएगी, इट विल बी किलो पास्कल। बट बेटा जी ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दूं अगर मैं, तो मैं m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। वो आपकी इच्छा है, आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा, पुट वैल्यू ऑफ पी नोट 1 इज इक्वल टू 3.4 किलो पास्कल इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जैसे आप ठीक समझे। तो आप तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे, m2 कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। यस सर। टू कैलकुलेट m2, मैं बेटा यहीं पे छोड़ रहा हूँ ये वाला न्यूमेरिकल, और मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ जो कि 2.20 न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। बेटा एक छोटी सी चीज मैं पूछूंगा, KF का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ KF? KF को क्रायोस्कोपिक क्या, कांस्टेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही पॉपुलर नाम है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है।
दूसरी चीज, के एफ की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, के एफ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सेम है तो क्या उनकी केएफ की वैल्यू सेम होगी? यस सर, सेम। यस सर। बिल्कुल ठीक बोले आप सारे कि अगर दो सॉल्यूशंस का सॉल्वेंट सेम है तो उनकी केएफ की वैल्यू सेम होगी। यही कंसेप्ट हम इस न्यूमेरिकल में यूज करने जा रहे हैं। लेट अस सी कि इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है बेटा जी ये भी, और 2.20 है ये। तो क्या कह रहा है इसमें, देखिए, 5% solution by mass of a cane sugar in water has a freezing point। मतलब ये सॉल्यूशन का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, 5% केन शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 5% का मतलब ये होता है कि अगर लेट कर लेंगे, मान लीजिए लेट कि W1 जो है 100 ग्राम है, देन तब W2 की वैल्यू 5 नहीं, एक मिनट, ये W1 नहीं है, सॉरी W है। अगर W जो है वो 100 ग्राम है तो W2 की वैल्यू 5 ग्राम होगी, W2 की वैल्यू। एंड W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 95 ग्राम। 95 ग्राम, ठीक है, यू आर राइट। और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब TF की वैल्यू दी हुई है, TF की वैल्यू 271 केल्विन। और अगर आप आगे चल के देखें तो प्योर वाटर का, देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अब ये कंसेप्ट नहीं लगाना कि बाद में दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का होगा, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल प्योर वाटर वर्ड यूज कर रहा है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब ये T0F की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 273.15 केल्विन। ये एक केस है और यहीं पे हम दूसरा केस भी ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपने निकालना है, तो आपने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है TF। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, तो दोनों के लिए सेम सिंबल यूज नहीं कर सकते। ये वाला सुक्रोज का, पहले वाला सुक्रोज सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब शुगर सॉल्यूशन है, ये पहले वाला शुगर सॉल्यूशन। और जो दूसरे वाला जो है वो आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन है। मैं पहले ऊपर हेडिंग लिख दूं, दूसरे वाला ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मतलब TF की वैल्यू आपने निकालनी है, क्योंकि सिंबल डिफरेंट लेना है तो ऊपर डैश लगा देते हैं। 5% है ये भी, देखिए यहाँ पे 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट होगा। लेट W डैश इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है, देन W2 डैश इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड W1 डैश इज इक्वल टू 95 ग्राम। ठीक है,
और प्योर सोलवेंट का जो है वो तो सेम ही होगा, सोलवेंट TF ही रहेगा, तो 273.15 केल्विन। देखिए बेटा क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है कि एक्वस सॉल्यूशन है ये सुक्रोज का, और ग्लूकोज का भी एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब दोनों में KF की वैल्यू सेम है। मतलब ये है कि अगर हम एक सॉल्यूशन से KF की वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट कर दें, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी, पहले वाले केस में सुक्रोज सॉल्यूशन में सारा पैरामीटर दिया हुआ है, KF की वैल्यू नहीं दी हुई, तो यहाँ से KF की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए TF की वैल्यू दी हुई है, TF नोट की वैल्यू दी हुई है, इन दोनों से डेल्टा TF की वैल्यू मैं निकालता हूँ। लेट अस सी, डेल्टा TF इज इक्वल टू, ये क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, डिप्रेशन मतलब कम, मतलब सॉल्यूशन का कम, मतलब सोलवेंट का ज्यादा, मतलब TF नॉट माइनस TF करके आप निकाल लेंगे, ज्यादा में से कम ही माइनस करेंगे हमेशा। 273.15 बेटा, अब इसने 15 आगे लिखा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने अपनी तरफ से लेना होगा तो 273 केल्विन ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेंशन करके दे रहा है तो आपको वही सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये 271, इसको मैं माइनस करूंगा तो 2.15 केल्विन आ जाएगा डेल्टा TF की वैल्यू। बेटा अगर इस क्लास के बाद अगर आपने ब्रेक लेनी है तो ब्रेक लेके ज्वाइन करना है तो वो आपकी इच्छा है। टेल मी बेटा, जल्दी से बताइए, कंटिन्यूटी में ज्वाइन करोगे या ब्रेक लेके ज्वाइन करोगे? कंटिन्यूटी। ओके बेटा, सारे स्टूडेंट अपना व्यूज दे सकते हैं, ये नहीं कि एक स्टूडेंट ने कह दिया वही होगा, ठीक है, सारे मिलके जो कहेंगे वही होगा। चलिए बेटा जी, अब हमें पता है डेल्टा TF जो है दैट इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, और हमें पता है KF की वैल्यू तो KF होती है, और m स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब N2/W1 इंटू 1000, और N2 को हटा के भी हम लिख सकते हैं क्या, W2/M2, W2/M2 इंटू में 1000 तो है ही, और यहाँ पे W1। बेटा हमारा टारगेट क्या है, आपको पहले अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए। हमारा टारगेट है इस सॉल्यूशन से KF की वैल्यू कैलकुलेट करें और वही वैल्यू हम इस साइड यूज कर लें। क्यों? क्योंकि दोनों का सोलवेंट सेम है, सोलवेंट सेम है तो दोनों में KF की वैल्यू भी सेम होगी। तो हमारा टारगेट यहाँ पे KF कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको पहले डिजायर्ड फॉर्मेट में लिख लेता हूँ KF कैलकुलेट करने के लिए। लेट अस सी, तो KF इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, डेल्टा TF की वैल्यू 2.15 आ जाएगी, और यहाँ पे क्योंकि शुगर का सॉल्यूशन है, सुक्रोज है, तो मोलर मास सुक्रोज का कितना होता है, 340 आरजू 342, ठीक है। और W1 की वैल्यू जो है वो 95 है, और W1 की वैल्यू जो है वो 5 है, इनटू में 1000 है। बेटा जी उसने KF निकालने के लिए तो नहीं कहा ना, हमें नहीं कहा ना, तो हम यहाँ पे अननेसेसरी जो है KF की प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यही वैल्यू जब हम आगे पुट करेंगे
तो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर आप KF की वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे डेसिमल में निकालने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो अब मैं ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन से लेके अब मैं सेकंड सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करता हूँ। ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले रहा हूँ, उस केस में क्या है देखिए, इसमें भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें पूरी डेरिवेशन वगैरह नहीं दिखाता मैं। TF नोट होगा यहाँ पे, TF नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, KF को KF ही रखेंगे क्योंकि दोनों में KF सेम ही है, ठीक है। तो W2 डैश ले लेंगे और 1000 वैसे वैसे लिख लेंगे, और नीचे क्या है M2, और यहाँ पे क्या M2 डैश आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज है, मोलर मास अलग होगा। W1 भी बेटा जी अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, आपने रीज्वाइन करना है, ठीक है। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। जब वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए बेटा क्या आएगा, KF की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे, ये वाली KF की वैल्यू हम पुट कर देंगे वहां पे ऊपर। जब KF की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा, 2.15 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1000, ठीक है। ओके, फिर 1000 ये हमने KF गुरिंदर ये हमने KF की वैल्यू पुट की है बेटा। अब हम W2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो W2 डैश की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, 5 है, 5 पुट कर दी, ये वाला W2 डैश की वैल्यू आ गई। फिर हम M2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180, तो ये मैंने ग्लूकोज का मोलर मास पुट कर दिया, ठीक है। और ये 1000 का मैं 1000 ही पुट कर दूंगा, वो आपको क्लियर कट दिखाई दे ही रहा है। W1 की वैल्यू जो है ये रहा W1 डैश की वैल्यू, ये मैं 95 पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू है, ठीक है। KF की वैल्यू येलो वाली पुट कर दी, M2 की वैल्यू ग्रीन वाली पुट कर दी, ये कलर भी मैंने कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये और 1000 का यहाँ पे 1000 लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं है, सब विजिबल है। चलिए अब बेटा जी नेक्स्ट देखिए, आप इसको कैंसल आउट करते हैं हम, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसल आउट हो जाएगा, 95 से 95 कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास जो आएगा वो 2.15 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 180। इसको बेटा जी आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेट इसको आप, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो कैलकुलेट कर लेगा, अभी मैं आगे प्रोसीड करता हूं। हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा TF जो होता है, डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू क्या, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ये चीज कैलकुलेट करनी है, इसको इक्वल से पहले ले जाएंगे, तो ये आएगा TF डैश इज इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF, और T0F की वैल्यू 273.15 केल्विन जो है वो दी हुई है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देंगे। किसी ने कैलकुलेट की? यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर 4.085। 4.085, ठीक है। डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लेने हैं,
तो इसको जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 4.08 केल्विन ही आएगा ये। तो ये 4.08 और इसको आप जब माइनस करोगे तो ये 7 आ जाएगा। ये 0 में से 0 गई, 0 आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 9 आ जाएगा और ये 6 और ये 2 और ये TF0। ठीक है बेटा। यस उज्जवल बेटा, आप कॉल कर रहे हो मेरे को? नो सर। ओके तो बेटा जी दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। अभी भी हमारे पास और भी न्यूमेरिकल हैं। ये एक्सरसाइज का 1 2 3 न्यूमेरिकल हैं, 2 3 न्यूमेरिकल अभी भी हैं हमारे पास। उठा ले क्या सर, क्लास ले रहे हैं। 3 न्यूमेरिकल है बेटा। बेटा आइदर तो आप ये न्यूमेरिकल खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर आफ्टर द क्लास जैसे ही क्लास फिनिश होती है आपने रिज्वाइन करना है। बोलो बेटा कैसे करोगे? रिज्वाइन करोगे या ये जो न्यूमेरिकल है खुद अटेम्प्ट करोगे, आप ट्राई करोगे? बोलिए। ट्राई करेंगे। ओके बेटा जी, ओके ठीक है ओके। तो नोट कर लीजिए बेटा कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, एक्सरसाइज में कौन कौन से आपने एज आ होमवर्क करने हैं, ठीक है, ट्राई करने हैं। मेरे को पता है आपसे नहीं होंगे, फिर भी देख लीजिए। 2.21 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है ये 2.21। ये भी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 2.22। ये वाला हो सकता है आपसे हो जाए। और फिर जो है 2.23, ये बेटा 2.23 छोटा सा न्यूमेरिकल है। ये तो अभी मैं आपको हिंट दे देता हूं, दूं हिंट या नहीं? चलिए 31 वाला हिंट दे रहा हूं बेटा जी मैं आपको, देख लीजिए हिंट क्या कह रहा है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज ऑब्जर्व्ड टू बी सेम अमाउंट फॉर द एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन अबव, मतलब सबसे ज्यादा जो है वो एक मिनट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑब्जर्व टू बी सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का जितना अमाउंट लिया है उतना ही ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का लिया है, उतना ही ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का लिया है, बट उनका डिप्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? चलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। बेटा जी हमने ये 3 कंटेनर लिए, ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है और ये आपका सी कंटेनर है। ए कंटेनर, बी कंटेनर, सी कंटेनर, तीनों के अंदर वाटर एज आ सोलवेंट है। ये लीजिए यहाँ भी सोलवेंट है, यहाँ भी सोलवेंट है और यहाँ भी सोलवेंट वाटर ही है। चलिए उसके बाद पहले वाले केस में क्या किया, एसिटिक एसिड डाला। ये पहले वाले केस में एसिटिक एसिड डाला, ये लीजिए एसिटिक एसिड डाल दिया फर्स्ट केस में। ओके, सेकंड केस में क्या डाला बेटा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला है। और जो थर्ड वाले केस में जो है, ये वाला थर्ड वाला केस है, इसमें ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड डाला है और सब में सेम अमाउंट डाला है। मतलब जो अमाउंट ऑफ जो ये सॉल्यूट है जो कि ऐड किया गया है वो सेम है। यहाँ पे भी W2 डाला है, यहाँ पे भी W2 डाला है और यहाँ पे भी W2 ही डाला है। सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है।
बट इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए इज लेस देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर बी इज लेस देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सी। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये अभी सिर्फ क्वेश्चन मैंने बताया है, अब आंसर सुन लीजिए बेटा। हमें पता है डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है? यस नदीम, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है नदीम? के एफ इंटू स्मॉल एम, वेरी गुड। और एम को हटा के हम लिखते हैं व्हाट, के एफ को के एफ लिख देंगे, के एफ को के एफ लिख दिया, स्मॉल एम को हटा के N2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 1000 कर दिया, और फिर हमने के एफ का के एफ लिख